नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। ये बुलेटिन आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको एग्ज़ाम देने के बाद स्वतः ही पता लग जाएगा, ठीक है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले पता लगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मैं क्या है आजकल आउट ऑफ स्टेशन हूँ थोड़ा सा, तो आपका वीडियो थोड़ा इधर उधर हो जाता है और उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो 1 तारीख तक आप थोड़ा सा इसी तरह कंसीडर करें, उसके बाद हम फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपके लिए बढ़िया से वीडियो शूट किया करेंगे। तो मेरे मित्रों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लो, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों IAS RAS विद RJ। आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है और डेली 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी देते हैं। और उसके अलावा सुजस से जो भी प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, या फिर किसी भी सेगमेंट में यदि एग्जाम्पल की फॉर्म में भी वो यूज हो सकता है, तो उसकी हम पूरी तरह से चर्चा करते हैं आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं सीधा न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे मित्रों अपन लोग, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो सुजस है बुलेटिन है वो बहुत बेहतरीन आया है, बहुत बेहतरीन। ये आपको प्रीलिम्स मेंस सब के प्रश्न देता है। देखो, जोधपुर में नई मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से है और इन क्षेत्रों के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी क्रम में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, चाहे वनडे एग्जाम, मैं जब भी प्रीलिम्स बोलूँ उसका अर्थ होता है दोस्तों कोई भी ऐसा एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप है राजस्थान से संबंधित, ठीक है। तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी जगह पर खोली जा रही है? जोधपुर के अंदर। इसमें आपको क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। और एक और इसी तरह से एक छोटा सा आर्टिकल नीचे भी है, बाद में हम बड़े आर्टिकल को डिस्कशन करेंगे कि भरतपुर में होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगा, ठीक है। क्या होगा? भरतपुर में होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगा। देख लेते हैं क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भरतपुर में नया होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक। इसके नए पद भी सृजित होंगे। भाई, जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, कॉलेज खुलेगी, तो वहाँ पर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सारे पद सृजित किए जाएंगे। और स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार होम्योपैथिक कॉलेज का संचालन आयुष विभाग द्वारा नव स्थापित आयुष शिक्षण सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रीलिम्स के लिए 2 फैक्ट मिलते हैं। पहला कौन सा, कि जो होम्योपैथिक कॉलेज है नया, वो कहाँ खोला जा रहा है, तो वो भरतपुर के अंदर। और इसका प्रबंधन कौन करेगा, तो आयुष विभाग के अंतर्गत एक नव स्थापित विभाग है आयुष शिक्षण सोसाइटी। क्या है? आयुष शिक्षण सोसाइटी। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा मित्रों, इसका जो भी प्रबंधन है, इसका संचालन है, वो किया जाएगा, ठीक। तो अभी तक आपको प्रीलिम्स के लिए 3 फैक्ट मिल गए पहले ही पेज से। अब चलते हैं एक बड़े प्रश्न की तरफ जो आपके मेंस के लिए भी बहुत अच्छा तरह से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ठीक है मित्रों। देखो, राजस्थान सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता हुई है। इससे क्या हुआ है कि प्रदेश में 6 वर्ष में निर्यात 31,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 31,000 करोड़ रुपए का निर्यात बढ़ गया है। और आप जानते हो, उद्योग के अंदर कोई अपना देश है, अपना राज्य है, अपना प्रदेश है, वो कहाँ जाना चाह रहा है भाई? औद्योगिकीकरण की तरफ जाना चाह रहा है भाई। हम कृषि से सेवा की तरफ चले गए सीधे, उद्योग हमारा बीच में छूट गया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण है उसकी तरफ जा रहे हैं। और औद्योगिकीकरण कब संभव है? जब आपका निर्यात बहुत अच्छा हो। भाई, निर्यात नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्यों भाई? जब बेची ही नहीं रही कोई चीज़, बेच नहीं पा रहे आप लोग, तो फिर क्या उसका प्रोडक्शन कर करके क्या करना है भाई? ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के थोड़ी ना दफनाना है उनको। तो निर्यात बढ़ा है हमारा। तो निर्यात क्यों बढ़ा है वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इससे नए निर्यातकों को कागजी कार्रवाई से भुगतान प्रक्रिया तक की जानकारी दी गई थी और योजना की महत्ता और उपलब्धियों को देखते हुए अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई। वैसे तो दोस्तों, जो दस्तावेजीकरण जो है अपना, जो निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भी है, उसके बारे में यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दे रखी है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी अव्यवस्थित है, उसको हमने व्यवस्थित करके आपके लिए लेके आए हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में लेकर आए हैं। तो अपन चलते हैं सीधे इस योजना के बारे में। बहुत शानदार योजना है, बहुत शानदार प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इससे मेंस से सीधा की सीधा प्रश्न बन जाता है
कि एक तो ये बन जाता है आपका, पहला प्रश्न बनता है आपका कि राजस्थान में निर्यात के प्रोत्साहन के लिए कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसमें से एक कार्यक्रम ये भी है, तो इसका भी आप उसमें जिक्र कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आपने बजट के अंदर भी देखे होंगे या लगातार आते रहते हैं, तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि इसका संबंध आपके निर्यात से है, इसका औद्योगिकीकरण से है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसको सीधा का सीधा पूछ सकते हैं आपसे कि निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम को समझाइए। ये आपसे 50 शब्दों में शानदार प्रश्न बनता है, यहाँ से 5 अंकों का, ठीक है। और आपके इकोनॉमिक्स जो है वो कम्प्लीटली 100% मेंस के जो प्रश्न आते हैं करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। प्रीलिम्स में भले ही आपसे स्टैटिक से 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाएं, जिसमें आपको बैंक रेट वगैरह क्या होती है, रिवर्स रेपो क्या होती है, मुद्रास्फीति के बारे में पूछ लें। अदरवाइज अगर आप मेंस के अंदर आप पेपर देखोगे पिछले या आने, जब भगवान करे आप इसी साल मेंस लिखें और उसको उत्तीर्ण भी करें, जब आप मेंस के अंदर जाओगे तो आपका आमना सामना सीधा करंट अफेयर से ही होने वाला है। 3-4 टॉपिकों के अंदर, एक तो आपके साइंस एंड टेक के फील्ड में, एक आपके इकोनॉमिक्स वाले में, एक आपके जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है उसमें, और आज तीनों की तीनों चीज़ों के बारे में अपने सुजस के अंदर चर्चा हुई है। एक एक आर्टिकल तीनों चीज़ों पर है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का अपना। तो अपन देख लेते हैं निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया के बारे में मित्रों। देखो दोस्तों, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना, ये क्या है? एक योजना है, ठीक है। इसका प्रारंभ किया गया था सन 2012 के अंदर। संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है इसका? तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद के द्वारा, ठीक है मित्रों। इसके उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों। तो इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्यात क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजों तथा विश्व के बाज़ारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्या क्या निर्यात की प्रक्रिया है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए उसके अंदर, विश्व के बाज़ारों की क्या स्थिति है, वो किस किस चीज़ की डिमांड करते हैं, वो सारी चीज़ों की इसके अंदर जानकारी दी जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया व दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 500 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके तहत विगत 2 वर्षों में लगभग 10,000 से अधिक निर्यातकों को प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्यातक बनाया गया है। अब आप बोलोगे सर प्रतिवर्ष 500 को दिया जाता है तो 2 वर्षों में 10,000 को कैसे दिया गया? तो इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है मेरे मित्रों। हम 500 तो करेंगे ही करेंगे। कोरोना की वजह से इसको प्रभावित हुआ था, उसके टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यातकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। अब योजना की अवधि क्या है? तो यह इस योजना की जो अवधि थी मित्रों वो 31 मार्च 2023 को हो चुकी थी समाप्त। लेकिन योजना के जो आउटपुट हैं वो इतने शानदार थे, इतने बेहतरीन थे कि इसकी महत्ता को देखते हुए क्या हुआ, इसको 5 साल के लिए और बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हमारी राज्य सरकार ने, ठीक है। अब 31 मार्च 2028 तक इसका क्या कर दिया गया, इसका जो टाइम है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया, ठीक है मित्रों। इसके और महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो इससे युवा निर्यातकों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे राज्य की औद्योगिक प्रगति में योगदान दे सकेंगे। नए निर्यातकों को शिपिंग के साथ में ऑनलाइन निर्यात का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट, जीएसटी, प्रोक्योरमेंट, कस्टम क्लियरेंस, पेमेंट प्रोसेस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंकिंग डीलिंग और फॉलोअप तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब यह है कि आपको A to Z जीरो से हीरो बनाने का पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है वो ये मान के नहीं चलते कि आप सब जानते हो, वो ये मान के चलते कि आपको कुछ नहीं आता और आपको निर्यातक बनना है। तो अब आपकी जो जानकारी चाहिए इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ों का प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है, ठीक है मेरे मित्रों। और ये जो अपन ने अभी चर्चा की है, इसमें जितने भी हमने वर्ड टू वर्ड लिखा है, जितने भी वर्ड हैं, इनको व्यवस्थित क्रम में कर दिया है। अदरवाइज ये सारे के सारे आपके मुखपत्र के अंदर दे रखे पॉइंट हैं जिनको हमने समाहित किया है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो वर्तमान में चल रहा होता है उस चीज़ की सीधी जानकारी आप तक पहुंचती है। यदि हम पुरानी इंटरनेट पर जाके पुरानी किसी चीज़ को ले लें, इसी योजना का पुराना संस्करण ले लें, तो उसमें कुछ और लिखा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस जगह से यदि आप पढ़ते हो, सुजस को पढ़ते हो, इस जगह से आप कहीं से भी पढ़ लो, आप अपने घर से पढ़ लो बैठ के, अगर आपके पास 2-3 घंटे है उसमें से कंटेंट निकालने के लिए, 2 घंटे एटलीस्ट, तो आप घर से बैठ के पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पर हम साधारण से शब्दों में आसान करके आपको PDF तक प्रोवाइड करवा देते हैं, बस इतना सा ही है। बाकी हम भी कोई परमात्मा नहीं है, आप भी लोगों के बीच में से, ठीक है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर क्या है
कि आपका ये टॉपिक होता है क्लियर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि संचालन किसके द्वारा किया जाता है, या फिर इसके उद्देश्य, एक दो उद्देश्य देखे, केवल एक और दो, दोनों में से कोई नहीं, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। अदरवाइज मेंस के लिए ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए उतनी इसकी योग्यता नहीं है। तो पहले पेज से अपन ने क्या क्या किया कि जोधपुर के मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है जोधपुर के अंदर, ठीक है। होम्योपैथिक कॉलेज खोलेगा भरतपुर के अंदर, और अपने निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना जो है उसके बारे में। तो तीनों चीज़ करते हैं अपन, और पहला पेज है यहाँ पर होता है अपना समाप्त। पहले पेज पर कोई दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन देख लेते हैं मित्रों आके, देखो वही महंगाई राहत कैंप, ठीक है, फिर से वही महंगाई राहत कैंप, 2 पेज महंगाई राहत कैंप के आप लगा के ही चलो, लेकिन 30 जून के बाद आपको शांति मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन आते हैं अंतिम पृष्ठ पर, और यहाँ पर भी 3 बहुत लाजवाब आर्टिकल हैं, बहुत लाजवाब आर्टिकल, ठीक है मेरे मित्रों। देखो दोस्तों, टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू होगी, ठीक है। रामगढ़ विस्तारी क्या था, एक वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसको टाइगर रिजर्व बनाया है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है ये, भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व, ठीक है। 52वां इसका स्थान है, कौन सा, 52वां इसका स्थान है। यहाँ पर जंगल सफारी शुरू की गई है। अब ये तो हो गई सीधी सीधी चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बूंदी जिले के पर्यटन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी के अंदर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें जंगल सफारी शुरू कर दी हमने, ठीक है। पहली जंगल सफारी शुरू हुई है यहाँ पर, चलो ठीक है। इस जंगल सफारी के रूट पर टाइगर भी मिलेंगे, पैंथर भी मिलेंगे, चीतल मिलेंगे, हिरण मिलेगा, भालू मिलेगा, जंगली बिल्ली मिलेगी, ठीक है। और चितली और चीतल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। चीतल चितली मुझे लग रहा है मेल और फीमेल है, ठीक। बस ये सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है। अब ये तो हो गई सुजस की बात। अब हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम की कि आपके एग्ज़ाम के अंदर किस किस चीज़ का यहाँ पर वर्णन है। तो देखो दोस्तों, पहली बात यह है कि टाइगर रिजर्व को यहाँ पर जिक्र आया है, और पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज़ आपको डिटेल में तो नहीं बताएंगे, सिर्फ जिक्र करेंगे, डिटेलिंग में जाना आपका और मेरा कर्तव्य है। तो हम चलते हैं टाइगर रिजर्व राजस्थान के, पूरी जितनी अपने हो सकती है, जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार इसकी खोदने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक। चलो तो देखो, पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक। तो 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए 9 बाघ अभ्यारण्यों के साथ में इसको लॉन्च कर दिया गया। 1973 में जिस दिन बाघों के संरक्षण का ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, उस दिन ये सिर्फ 9 बाघ अभ्यारण्यों के साथ में आरंभ किया गया था। जितने भी टाइगर रिजर्व अपने पास कितने थे, तो 9 थे, ठीक है। वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों में फैले हैं। अभी की स्थिति देखें अपन तो देश के अंदर 52 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों के अंदर फैले हैं। इसमें देश का भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.21% भाग शामिल है। मतलब इतने परसेंट भूभाग पर क्या है, अपने 2.21% पर टाइगर रिजर्व फैले हैं। तो यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन गए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। कितने अभ्यारण्यों के साथ शुरू किया गया था, 9। अभी वर्तमान में कितने हैं, 52। कितने राज्यों में फैले हैं, 18। देश का कितना परसेंट भूभाग कवर करते हैं, तो 2.21%। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। RAS प्री में पहले पूछ चुके हैं, अब फिर से पूछने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है ही इसी तरह के, ये कभी पुराने नहीं होते, हमेशा नए रहते हैं, ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आया प्रोजेक्ट टाइगर, या टाइगर रिजर्व जो हम बनाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर है, बाघों की जो सुरक्षा संरक्षा है वो किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, ठीक है मित्रों। बाघों की सुरक्षा की स्थिति क्या है, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंदर इसको स्थान मिला है, ठीक है। कौन सी अनुसूची के अंदर, अनुसूची 1 के अंदर इसको स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण मतलब IUCN की एक रेड डाटा बुक होती है, जिसमें कि बताते हैं कि किसी भी प्रजाति पर कितना खतरा है, कोई प्रजाति कितनी सुरक्षित है, और रेड डाटा बुक के अंदर उसी को स्थान मिलता है, उसी प्रजाति को स्थान मिलता है जिसकी स्थिति बहुत गंभीर, अति गंभीर होती है, जिससे कि वो हो सकता है वो विलुप्ति के कगार पर हो। तो IUCN का रेड डाटा बुक के अंदर इसको क्या स्टेटस मिला है, तो विलुप्त प्राय, मतलब ये विलुप्त होने के कगार पर है। टाइगर विलुप्त हो सकते हैं पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए। फिर हम एनिमेशन की मूवी में अपने बच्चों को बताएंगे बेटा टाइगर ये होते थे, जैसे हमें डायनासोर के बारे में बताया गया। हम छोटे छोटे थे तो जुरासिक पार्क देखते थे, डायनासोर देख के खुश हो जाते थे। जब हमारे बच्चे छोटे होंगे तो हम उसको टाइगर की मूवी दिखाएंगे, टाइगर देख के खुश हो जाएंगे, ठीक है।
अब देख लेते हैं अपन राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व, इस पूरी न्यूज़ का सबसे बेहतरीन कोर एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम रामगढ़ विस्तारी के बारे में ही जान लेते हैं। रामगढ़ विस्तारी के बारे में ही सबसे पहले चर्चा हो रही है। तो ये लेटेस्ट बना है 52, मतलब 52वां टाइगर रिजर्व है देश का। बूंदी शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बूंदी नैनवा रोड पर ग्राम रामगढ़, जिला बूंदी, राजस्थान में स्थित है। आपको सिर्फ बूंदी याद रखना है, उसके अलावा ग्राम और जिला आपको याद नहीं रखने हैं। लेकिन क्या है कि कई लोगों को होता है, सर उस आपने ये तो बताया नहीं कौन से गांव में है, तो उसके आधार पर थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं भी थोड़ा चला जाता हूँ यार। इसके अंदर जैव विविधता क्या क्या पाई जाती है, तो वनस्पति में ढोक, खैर, सालार और खैरनी के पौधे, आम और बेर के पेड़ बनते हैं। ठीक है, और जीव जंतुओं में तेंदुआ, सांबर, जंगली सुअर, चिकारा, सुस्त भालू, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, हिरन और मगरमच्छ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रणथंभौर की। अब आपको पता लग गया, देखो टाइगर रिजर्व कब बना है, लेटेस्ट बना है, 52वां है। ठीक, कहाँ पर स्थित है, बूंदी के अंदर। जैव विविधता में क्या क्या पाया जाता है, वनस्पतियों में और जीव जंतुओं में, दोनों ही चीज़ों की अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो अपन चलते हैं रणथंभौर में। ठीक, राजस्थान के अंदर कितने, 4 हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी, 4 ही टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है मित्रों, तो दूसरे नंबर पर आता है अपने लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व आता है। तो राजस्थान राज्य के करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली और विंध्य पहाड़ियों की श्रृंखला के जंक्शन पर है। अब यहाँ से आपको एक स्टैटिक का पोर्शन भी मिल गया कि अरावली और विंध्यन की पहाड़ियाँ राजस्थान में कौन सी जगह पर मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, करौली सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, रणथंभौर को भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1973 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर घोषित हो गया और 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दे दी गई। ठीक है मित्रों, इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और कैलादेवी अभ्यारण्य भी शामिल है। ओके, यहाँ पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं, तो तेंदुआ है, धारीदार लकड़बग्गा है, हनुमान लंगूर, आम या हनुमान लंगूर, जो हम आम या हनुमान लंगूर का मतलब है जो हम नॉर्मली जो लंगूर देखते रहते हैं वो वाले लंगूर। ठीक है, रिसस मकाक, सियार, जंगली बिल्ली, कराकल, ब्लैक बक, ब्लैक निप्ड खरगोश और चिंकारा यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब अपन चलते हैं सरिस्का अभ्यारण्य की तरफ। तो अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के अलवर जिले में कहाँ पर क्या स्थित है, सरिस्का, अलवर जिले के अंदर अरावली की पहाड़ियों में। ओके, यह जीव जंतु वनस्पतियों की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में रॉयल बंगाल टाइगर कौन सी जगह पर मिलता है मित्रों, तो सरिस्का के अंदर मिलता है। वैसे तो क्या है, देखो टाइगर वाइगर हैं, जानवर हैं, कोई एक जगह नहीं रहते। आज सरिस्का के अंदर है तो कल रणथंभौर में पहुंच गया, कल मुकुंदरा हिल्स में पहुंच गया। लेकिन आपको यहाँ से मोटा मोटी देख लेना है कि आपसे अगर सरिस्का आता है और रॉयल बंगाल टाइगर राजस्थान के किस भागों में पाया जाता है, तो आप सरिस्का को ही टिक करें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तेंदुए, नीलगाय, चीतल, सांभर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, इडली सांभर वाला सांभर नहीं है ये जानवर है सांभर, और इसको आप वो वाला सांभर मत समझिए, पता लगे कल सांभर जंगल में था, आज आपके पेट में। ठीक है, यह भारतीय मोर, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, सैंड ग्राउज, गोल्डन बैग्ड कठफोड़वा, उल्लू, पेड़ पाई और गिद्ध, इनके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बहुत रिच है ये जैव विविधता की दृष्टि से। सरिस्का को 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। 1978 में यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य या बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व को घोषित कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, ये भी टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत सरकार का, उसका हिस्सा बन गया। अब बात कर लेते हैं अपन मुकुंदरा हिल्स के बारे में। तो कोटा में है ये, या कोटा के पास में 2 समानांतर पहाड़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, मुकुंदरा और गरगोला की। तो आपसे अगर पूछ ले कि राजस्थान में गरगोला की पहाड़ी कौन सी जगह पर स्थित है, तो कन्फ्यूज मत होना, मुकुंदरा हिल्स के पैरेलल ही है गरगोला हिल। ठीक है, उनके बीचों बीच में क्या है, स्थित है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। पहले इसको मुकुंदरा दर्रा टाइगर रिजर्व बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तो मुकुंदरा हिल को 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य, 2004 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, मुकुंदरा दर्रा के नाम से। दर्रा क्यों कहलाते थे, समझ में आ गया, मुकुंदरा, क्योंकि जब मुकुंदरा और गरगोला की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में स्थित था, इसीलिए उसको मुकुंदरा दर्रा बोलते थे। ठीक है मित्रों, इसे वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के तहत टाइगर रिजर्व 2013 में अधिसूचित किया गया था। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के रूप में तीसरा टाइगर रिजर्व बना था। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी। ठीक है, 4 हो गए आपके टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रोजेक्ट टाइगर क्या था इसके बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी मिल गई होगी। राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी।
और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के अंदर जंगल सफारी शुरू की गई है। ये तो आपको सबसे पहले ही हमने बताया था। तो इस न्यूज़ को लेके इसके आसपास जितने एस्पेक्ट कवर हो सकते थे वो हमने करवाए। मेरे हिसाब से तो इतने आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हैं, लेकिन फिर भी आपको लगे नहीं मास्टर कम करा रहा है, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए, तो आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। अगर आपके पास इतना समय है तो आप सर्च कर सकते हैं, दुनिया भरी पड़ी है, लोग PhD कर रहे हैं इस पर। कोटा के अंदर भैया चौपाटी खुल रही है, कोटा वाले दोस्त खुश हो जाओ। ठीक, महात्मा से मोहन बनने की जीवन यात्रा अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, राजस्थान युवा महोत्सव 5 जुलाई से हो रहा है, तो इसमें क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है, अपन देख लेते हैं कौन इसका आयोजन करवाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है दोस्तों, जो युवा महोत्सव राजस्थान के युवाओं के चहुमुखी विकास का एक माध्यम है, स्पष्ट कीजिए, आपसे पूछ सकता है। 5 अंक से ज़्यादा का प्रश्न यहाँ पर बनेगा नहीं, छोटा भी बन सकता है, 2 अंक वाला भी, लेकिन बनने के चांस हैं। ठीक है, तो राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो युवाओं की प्रतिभा को निखारने और कैरियर के मार्गदर्शन के अवसर के लिए किया जा रहा है। देखो दोस्तों, इसका आयोजन है ब्लॉक, जिला और राज्य तीनों स्तरों पर किया जाएगा। आपके ब्लॉक स्तर पे होगा, आपके जिले स्तर पे होगा, आपके राज्य स्तर पे होगा। तो ब्लॉक स्तर पे होगा 5 से 25 जुलाई, जिला स्तर पर 26 जुलाई से 10 अगस्त और राज्य स्तर पर 20 से लेके 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके आयोजनों का उद्देश्य, इसके जो आयोजनों के दोस्तों उद्देश्य हैं उन्हीं में उस प्रश्न का जवाब छिपा हुआ है। तो इसके आयोजनों का उद्देश्य क्या है? प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारना, महोत्सव में संबंधित क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी क्या लेंगे? भाग लेंगे। इस महोत्सव में सामूहिक लोक गायन, लोक नृत्य, नाटक, चित्रकला, कविता, लेखन, शास्त्रीय वाद्य यंत्र, जो यंत्र वादन है उसकी प्रतियोगिताएं होंगी। और क्या होगा? जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा और युवाओं को कैरियर के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, चहुमुखी विकास की कोशिश की जाएगी, कला के क्षेत्र में भी, कैरियर के क्षेत्र में भी, कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में भी, और इनको क्या किया जाएगा? मार्गदर्शन के अवसर भी दिए जाएंगे, मतलब इनका मार्गदर्शन किया जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, देखो दोस्तों, बाकी जो प्रिंटेड न्यूज़ थी वो तो हो गई अपनी क्लियर, लेकिन अपने पास एक फोटो है गहलोत जी का, हाथ जोड़े हाथ बांधे। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो, भारत से पल्स पोलियो खत्म हुआ है, परंतु सतर्कता कम ना होने दें, पिलाएं, जिम्मेदार नागरिक और अभिभावक कहलाएं। जब भारत से पल्स पोलियो खत्म हो चुका है और इस चीज़ की चर्चा भी है, तो ये बहुत चांस बन जाते हैं कि आपसे किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर पोलियो के बारे में पूछ ले, और हम लोग सोचेंगे यार जनरल साइंस का टॉपिक था, हमसे नहीं आया, साइंस हमने पढ़ी नहीं, लेकिन एक्चुअली वो टॉपिक था करंट अफेयर से संबंधित। आपसे कोई भी स्टैटिक की चीज़ ऐसे ही नहीं पूछी जाती कि एग्जामिनर उठा, उसने बुक उठाई, जो उसको अच्छा लगा टापता गया, ऐसे कभी नहीं पूछता। वो पहले देखता है कि करंट अफेयर में या फिर वर्तमान परिदृश्य में कौन सी ऐसी चीज़ें स्टैटिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी को पूछता है बार बार। ठीक है, तो दोस्तों अपन पोलियो के बारे में जान लेते हैं। पोलियो क्या है? तो पोलियो एक वायरस जो है, विषाणु है, मतलब पोलियो क्या है? एक वायरस है, विषाणु है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि पोलियो की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, तो आपसे पूछ लेगा जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये वायरस बीमारी है, विषाणु वाली बीमारी है। यहाँ से प्रीलिम्स का एक प्रश्न तैयार। यह RNA वायरस है। किस तरह का वायरस है दोस्तों? ये RNA, मतलब आपका जो RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, उसको प्रभावित करता है, ये RNA वायरस है। ठीक है, पिकोर्नोविराडी परिवार, इसका नाम क्या है? इसके परिवार का नाम क्या है? किस फैमिली का सदस्य है ये? तो पिकोर्नविरिडी, कौन सा? पिकोर्नविरिडी, इस परिवार का क्या है ये वायरस है। ये वायरस क्या है? एक सीरोटाइप है। सीरोटाइप का मतलब होता है इसके बहुत सारे दूसरे रूप भी हैं। तो इस वायरस के 3 सीरोटाइप मिलेंगे आपको, सीरोटाइप 1, सीरोटाइप 2 और सीरोटाइप 3। पोलियो को रोकने के लिए तीनों सीरोटाइप से बचाव आवश्यक है। मैं आपको एक और बात बता दूं मित्रों, तो सीरोटाइप 2 और सीरोटाइप 3 दुनिया के ज़्यादातर देशों से इनका उन्मूलन हो चुका है, विलुप्त हो चुके हैं। सीरोटाइप 1 है जो ज़्यादातर देशों के अंदर अभी भी पोलियो की बीमारी का कारण बना हुआ है। मतलब आपसे यहाँ से अगर पूछ ले कि कौन सा सीरोटाइप है पोलियो का जिसका उन्मूलन होना अभी बाकी है दुनिया से, भारत से तो सब कुछ गया, ठीक है, लेकिन दुनिया में सीरोटाइप 1 है, वो अभी प्रभावित कर रहा है लोगों को। ठीक है मित्रों,
तो सीरोटाइप 2 और सीरोटाइप 3 दुनिया के ज़्यादातर देशों से जा चुका है, लेकिन सीरोटाइप 1 है उसका अभी अस्तित्व बाकी है। इसका प्रसार तो देखो मलाशय से, मुख मार्ग से, किसी से भी दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही प्रभावित करता है। आंत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती है और तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके पक्षाघात मतलब पैरालिसिस उसका कारण बनता है। ठीक, मुंह से, ओरली और मलाशय के माध्यम से कहीं से भी इस वायरस का प्रवेश व्यक्ति के बॉडी के अंदर हो सकता है, संक्रमित इससे व्यक्ति हो सकता है। ठीक है मेरे मित्रों, और 5 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर क्या होता ही उन्हीं को है, बहुत कम चांस होता है कि 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ये हो। ठीक है, वयस्कों में तो नहीं होता। इससे क्या है, आंत के अंदर ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, मतलब आंत के अंदर पहुंचता है सबसे पहले, वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है और पॉपुलेशन बढ़ा के क्या कर देता है, तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर देता है और पैरालिसिस का कारण बन जाता है। इसके लक्षण क्या क्या है, तो पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। किसी के बॉडी के अंदर यदि पोलियो इंजेक्ट हो चुका है, अंदर घुस चुका है, आंत के अंदर अपनी संख्या बढ़ा रहा है, तो वो लोग बीमार महसूस नहीं करेंगे। कुछ लोगों में केवल मामूली लक्षण जैसे बुखार, थकान, जी मचलाना, सिर दर्द, हाथ पैर में दर्द, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि हम लोग सोचते हैं वैसे ही खेल रहा है बच्चा, ज़्यादा परेशान हो गया होगा तो जी मचला रहा होगा, नींबू पानी दे दो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी बच्चे के साथ आती है तो तुरंत से जाएँ और उसकी जाँच करवाएँ। ठीक है, दुर्लभ मामलों में पोलियो संक्रमण के कारण मांसपेशियों में पक्षाघात होता है, मतलब मांसपेशियों में पक्षाघात का मतलब पैरालिसिस हो गया उसको। ठीक है, यदि सांस लेने के लिए उपयोगी मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाए या मस्तिष्क का कोई संक्रमण हो जाए तो पोलियो बहुत घातक हो सकता है। ये पैरालिसिस सीवियर कंडीशन में हो सकता है या पूरी ज़िंदगी मतलब बिस्तर पर ही पड़े पड़े निकल जाए। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए टीकाकरण है। 2 तरह की वैक्सीन है, एक तो ओरल है, मतलब मुंह से 2 बूंद जिंदगी की, जो बचपन से आज तक हम लोग पीते आ रहे हैं। आज तक तो नहीं यार, मतलब बचपन में पी रहे थे, अब जो बच्चे हैं वो पी रहे हैं। ठीक है, संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय ही ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद पहली 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में और एक बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, मतलब डीपीटी का जब भी नाम आए तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में दे दी जाती है। भारत और पोलियो 3 वर्ष के दौरान 0 मामलों के बाद भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त का प्रमाण पत्र दे दिया। इससे उस सफल पल्स पोलियो अभियान के बाद प्राप्ति हुई जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी। देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के अंतिम जो मामला है वो 2011 में देखा गया था, उसके बाद कोई भी मामला नहीं देखा गया है। इसीलिए हमारा देश है उसको 2014 के अंदर WHO ने प्रमाण पत्र दिया है, मतलब 2014 में कह दिया गया भाई 2013 में अंतिम मामला दिखा, 3 वर्ष तक कोई मामला नहीं दिखा, तो 2014 में कह दिया नाउ यू आर फ्री फ्रॉम पोलियो। ठीक है, आप पोलियो मुक्त देश हो, ऐसा बोल दिया गया। और हमने बोला भाई मज़ा आ गया, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अपन करेंगे। तो हम लोग क्या है उन्मूलित हो गए, लेकिन फिर भी हम दवा पिला रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आने वाली किसी पीढ़ी के अंदर फिर से जो कि आनुवंशिक रूप से बाई दबी अगर प्रभावित हो गया होगा, प्रवाहित हो गया होगा, तो वो दोबारा से भयावह रूप ले। इसीलिए हम अगले कई वर्षों तक और पल्स पोलियो की दवा मुँह से पिलाएंगे। ठीक है मेरे मित्रों, तो मेरे दोस्तों आज का हमारा जो न्यूज आर्टिकल था वो तो हो गया समाप्त। यहाँ पर हमने अच्छी न्यूज़ की चर्चा की थी और आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगी ये। भगवान करे ऐसा ही हो, मिले आपकी और हमारी दोनों की मेहनत जो है वो रंग लेकर आए। मेहनत रंग लाती है हमेशा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों चैनल को लाइक वाइक कर दिया करो यार, शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाओ यार, चैनल छोटा है अपना, रीच कम है, रीच भी बढ़ेगी इससे। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ आर्टिकल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।